राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो इस चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से सब्सक्राइब कर दे। विदाई के बाद सब मेन्यू से घर वापस लौटकर आ जाते हैं। वेन्यू से दुर्वंश स्टडी रूम में जाकर अपने हाथों से रुमाल निकालकर उंगली से दवाई लगाता है। तभी दर्श आकर उसके हाथों से दवाई लेकर उसके साथ सोफे पर बैठ जाता है। दुर्वंश दर्श को देखते हुए कहता है, अंकल ये क्या कर दिया आपने, उंगली सीधी ही नहीं हो रही है। दर्श मुस्कुराते हुए उसके हाथों को पकड़ कर कहता है, तुम्हें चैम्प बुलाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे जीत जाओगे। हमेशा ये बात रखना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। बोलकर दर्श ध्रुवांश की उंगली एक झटके से फिर एक बार मोड़ता है और ध्रुवांश दर्द से अपने हाथ को पीछे करता है। कुछ पल में उसे एहसास होता है कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है। वह अपनी उंगली करके दर्श को देखता है। दर्श ध्रुवांश को देखकर ध्रुवांश दर्श को देखता पाकर कहता है, अगर मैं दर्द से सह सकता हूँ तो उस दर्द का इलाज भी मैं कर सकता हूँ। बोलते हुए दर्श उठकर चला जाता है। ध्रुवांश उसे बस देखता रह जाता है। अगले दिन अव्यान रेडी होकर खड़ा दीवार पर लगी आव्या की तस्वीर को देख रहा था। अचानक अव्यान की नज़र प्रणया की तस्वीर पर चली जाती है, जिसमें सारे बच्चे मौजूद थे। प्रणया आव्या के सामने खड़ी थी। प्रणया को देखते हुए अव्यान के कानों में एक न्यूज़ रिपोर्टर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। हाल ही में सिंघानिया विला के सभी लोगों के जलकर मौत होने की खबर के बाद अभी ये खबर सामने आई है कि प्रियंश राठौर और उनकी बेटी प्रणया राठौर, जो किसी कारणवश सिंघानिया विला से बाहर गए थे, उनका एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। प्रियंश राठौर की बॉडी को उनकी कार जो खाई में साइड रोड में थी, वहाँ से बरामद किया है। वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि उनकी बेटी खाई में गिर गई। आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अव्यान के कानों में ये खबर पता नहीं कितनी बार ही सुनाई दे चुकी थी। प्रणया के ना होने की खबर सुनकर अव्यान ने कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसका चेहरा हमेशा से शांत रहता था। उसके चेहरे को देखते बिल्कुल समझ नहीं आता था कि अव्यान प्रणया के ना होने की खबर से डिस्टर्ब है, दुख है या फिर तकलीफ़ है। इन सब चीज़ें अगर भी वह फील करता तो उसमें इमोशंस छिपाने की इतनी ज़्यादा टैलेंट था कि वह कभी किसी को पता लगने नहीं देता। कुछ वक्त तो अव्यान प्रणया के साथ सभी की तस्वीर को देखता रहता है। तभी श्रेष्ठा अंदर आकर अव्यान के सामने खड़ी होकर कहती है, मिल्क शेक। अव्यान श्रेष्ठा की ओर मुड़कर मिल्क शेक को बोतल लेता और बेड पर बैठकर पीने लगता है। श्रेष्ठा अव्यान को देखकर कहती है, अयान ब्रेकफास्ट रेडी है, नीचे जल्दी आ जाना। अव्यान बस हाँ में सर हिला देता है। कुछ देर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नाश्ते को देखकर ध्रुवंश मुंह बनाकर कहता है, यार मॉम, ये आप हमें क्या पत्ते खिलाती रहती हैं, हम गाय थोड़ी हैं। श्रेष्ठा सबको नाश्ता सर्व करते हुए कहती है, कोई नौटंकी नहीं अंश, वैसे भी तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने तुम्हें हरी सब्जियां खाने को बोला है। 1 साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ। इतना बोलते ही श्रेष्ठा के हाथ और मुंह एकदम से रुक जाते हैं और वह सर उठाकर ध्रुवांश को देखती है, जिसकी गुस्से से नसें उभरने लगती हैं। सबकी नज़र ध्रुवांश पर चली जाती है, सिवाय अव्यान के। वह चुपचाप बैठा नाश्ता करता रहता है। श्रेष्ठा कुछ बोलती तभी ध्रुवांश झट से अपनी जगह से उठकर तेज कदमों से जाने लगता है। श्रेष्ठा पीछे से बुलाती रहती है, अंश नाश्ता तो कर लो। पर कहाँ ध्रुवांश रुकने वाला था, वह बहुत तेजी के कदमों से बाहर चला जाता है। श्रेष्ठा लाचारी से दरवाजे की ओर देखती रहती है। कुछ वक्त तक जब श्रेष्ठा दरवाजे को देखती रहती है तो दर्श श्रेष्ठा को देखकर कहता है, गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह खुद कुछ खा लेगा, उसे भी तो तुम्हारी तरह भूख बर्दाश्त नहीं होती है, फिलहाल तुम बैठो। श्रेष्ठा दरवाजे की ओर से नज़र हटाते चेयर पर बैठकर कहती है, जब भी उस साल की बात करती हूँ तो अंश का गुस्सा आ जाता है। आखिर अंश के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वह बात तक नहीं करना चाहता। तुम बस मुझसे क्या छिपा रहे हो तुम सब। बोलते ही श्रेष्ठा सबको देखने लगती है। विक्रम जल्दी से कहता है, मैं तो यहाँ
था ही नहीं। उसका जवाब सुनकर श्रेष्ठा दर्श को देखती है। दर्श श्रेष्ठा को देखकर नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो अव्यान ने कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया था। अब श्रेष्ठा की नज़र सीधे अव्यान पर चली जाती है। अव्यान बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप नाश्ता करने लगता है। श्रेष्ठा थोड़ा सख्ती से कहती है, अब तुम बताओगे? अव्यान बिना किसी भाव के बोलता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मेरी आदत नहीं है। बोलते ही अव्यान जूस पीता है और अपना फ़ोन उठाकर बाहर चला जाता है। श्रेष्ठा सर हिलाते हुए कहती है, अपने बाप से भी बड़ा बाप है, इससे बात करना मतलब पत्थर पे अपना सिर फोड़ना। गोवा। इस वक्त यहाँ पे आव्या रहती है गोवा में। इस वक्त आव्या हॉस्पिटल में मौजूद थी। उसके सामने एक बच्ची बेड पर बैठी रो रही थी। वह बच्ची रोते हुए बोलती है, डॉक्टर आंटी मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत दर्द होता है। आव्या इंजेक्शन को तैयार करते हुए कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, बहुत दर्द होता है? वह बच्ची इंजेक्शन को देखकर फिर एक बार रोने लगती है। आव्या एक नर्स को इंजेक्शन पकड़ाकर उस बच्ची के साथ बेड पर बैठकर कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। आव्या की बात खत्म होते ही वह बच्ची शांत हो जाती है। आव्या उसके सिर पर सहलाते हुए पूछती है, आपका नाम क्या है? वह बच्ची आव्या को देखते हुए जवाब देती है, कोमल। आव्या कोमल को फिर एक बार सवाल करती है, आप स्कूल जाती हैं? कोमल जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। आव्या अपने सवाल को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो स्कूल में आपको पढ़ना पसंद है या खेलना? कोमल मासूमियत से कहती है, मुझे दोनों पसंद है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद है। आव्या मुस्कुराते हुए उसके गालों पर हाथ रखे कहती है, अच्छा तो कोमल को पढ़ना बहुत पसंद है। फिर एकदम से मुंह बनाकर कहती है, लेकिन अब तो बुखार की वजह से आप स्कूल नहीं जा पाओगी। स्कूल नहीं जाओगी तो कैसे पढ़ोगी? और इंजेक्शन नहीं लेगी तो कैसे बुखार ठीक होगा? कोमल मासूमियत से पलकें झपकाते हुए आव्या को देखती है और आव्या उससे कहती है, आप अपनी आँखों को हाथ से बंद कर लीजिए, मैं तुरंत आपको इंजेक्शन लगाऊंगी और आप जल्दी से ठीक होकर स्कूल जा सकती हैं। कोमल काफ़ी देर सोचने के बाद अपने हाथों से आँखों को ढक लेती है। आव्या इशारे से नर्स को इंजेक्शन मांगती है और आव्या कोमल से बात करते करते इंजेक्शन लगा देती है। कोमल दर्द के एहसास से फिर एक बार रोने लगती है। आव्या उस गोद में उठाकर अपने बैग से चॉकलेट निकालकर उसे देती है। फिर उसकी माँ के गोद में कोमल को रख देती है। कोमल एक नज़र अपने हाथ को देखती है और फिर आव्या को देखकर रोतू आवाज़ में कहती है, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी ना डॉक्टर आंटी? आव्या मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। कोमल और उसकी माँ अब कैबिन से निकल जाते हैं। आव्या ने आज ज़्यादा पेशेंट थे, इस वजह से पेशेंट को चेक करते करते रात हो जाती है। आव्या अपने बैग लेकर केबिन से बाहर निकलती है। बाहर जाते हुए सीधे अपने कार की ओर बढ़ जाती है। तभी अचानक विमान सामने आकर बोलता है, हाय आव्या। आव्या विमान को घूरते हुए कहती है, भूत बनने की डिग्री ले रखे है क्या? विमान के चेहरे पर जो रौनक थी वो अब एक झटके से खत्म हो गई। विमान मुंह बनाते हुए कहता है, यार आव्या एक बार थोड़ा ढंग से बात भी कर ले, मेरी भी इज्जत है। आव्या विमान को ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, लगता तो नहीं है। इतना बोलते ही आव्या उसके साइड से निकलकर जाने लगती है। विमान बेचारा सा मुंह बनाए रहता है। यार मैं तुम्हारा यहाँ 5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आव्या कार का दरवाज़ा खुलकर कहती है, मैंने तो नहीं कहा था। आव्या अब कार में बैठ जाती है और कुछ ही पल में उसकी कार वहाँ से चली जाती है। विमान आव्या की कार को देखता रह जाता है। काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से सड़कें वीरान थी। एकदम सुनसान सा रास्ता था। आव्या ड्राइव करते हुए जा रही थी। आव्या के यह सब सफ़र करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वह अपने आँखों के सामने गड़ाई बस ड्राइव कर रही थी। वह ड्राइव कर ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। आव्या फ़ोन को उठाकर रिसीव करके कान में लगाकर कहती है, बस चाचू मैं आ रही हूँ। आव्या ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कार के सामने एक आदमी आ जाता है। आव्या तेज ब्रेक के साथ कार रोकती है। उसी के साथ गन चलाने की आवाज़ आती है। उधर से सौरभ घबराते हुए पूछता है,
आव्या, ये आवाज़ कैसी थी? कहाँ हो तुम? आव्या सामने देखते हुए धीरे से कहती है, मैं आ रही हूँ चाचू। इतना बोलती आव्या कॉल कट करती है। आव्या सामने देखती है, एक आदमी आव्या के कार के बोनट से लगा हुआ था, जिसकी नज़र आव्या पर थी। शायद वह आव्या को मदद के लिए पुकार रहा था। आव्या ने उसकी थोड़ी दूर पर एक इंसान खड़ा था। आव्या के कार के फ्रंट लाइट में बस उसकी गर्दन तक ही दिख रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आव्या उसे देखने की कोशिश करती है पर नाकामयाब रहती है। वह इंसान अपनी गन निकालकर उस आदमी पर गोली चलाता है और वह तब तक चलाता है जब तक उसकी गन की सारी गोली खत्म ना हो गई हो। आव्या आवाज़ की वजह से अपने कान में हाथ रख थोड़ा झुककर कसकर आंखें बंद कर लेती है। कुछ वक्त जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती तो वह सर उठाकर सामने देखती है। सामने वहाँ कोई इंसान नहीं था और आव्या के बोनट से सटा आदमी मर चुका था। आव्या जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती है। आव्या बाहर आकर उस मरे इंसान को चेक करती है जो सच में मर चुका था। कुछ ही वक्त में एम्बुलेंस आकर उसे ले जाती है और आव्या भी अपने कार में बैठकर घर की ओर निकल जाती है। आव्या के दिमाग में बस यही सीन चल रहा था। वहीं सौरभ का कॉल बार बार आ रहा था। सौरभ इधर घर में परेशान होकर आव्या को कॉल पर कॉल किए जा रहा था। वह इधर से उधर घूमकर दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है, कहाँ चली गई ये लड़की? मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही है? उसके इतने बोलते ही दरवाज़ा खुलता है और आव्या अंदर आती है। आव्या कहीं गुम थी। दरवाजे को बंद करती है और आगे बढ़ने लगती है। आव्या को देखते ही सौरभ जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है और परेशान भरे शब्दों में पूछता है, इतनी देर कैसे हो गई? वो आवाज़ क्या थी? तुम ठीक तो हो ना आव्या? आव्या जो अब तक अपनी ख्वाबों में गुम थी, ख्यालों में गुम थी, उसका ध्यान सौरभ के सवालों से टूटता है और वह सर उठाकर सौरभ को देखती है। सौरभ के परेशान भरे चेहरे को देखकर आव्या जल्दी से खुद को नॉर्मल करती है और फिर बैग को सोफे पर रखकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचू, और मैं लेट इसलिए हुई क्योंकि आज ज़्यादा पेशेंट थे। आपको तो पता है मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। कल ही ज्वाइन की और आज ही मेरे इतने सारे पेशेंट्स आ गए। बोलते ही आव्या प्राउड वाली स्माइल करती है। सौरभ जल्दी से बोलता है, और वो आवाज़, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो वो आवाज़ कैसी थी? आव्या अनजान बनते हुए कहती है, कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई नहीं सुनाई दी। सौरभ इससे आगे कुछ पूछता आव्या जल्दी से कहती है, चाचू बस भी कीजिए, इतने सवाल तो मम्मा भी नहीं करती थी, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आव्या बैग उठाकर जब अपने कमरे की ओर चली जाती है, सौरभ आव्या को जाता हुआ देखकर खुद से बोलता है, दर्द, परेशानी को बहुत अच्छे से छिपाना आता है तुम्हें, जैसे भाभी किया करती थी। आधी रात में आव्या के माथे पर पसीने की बूंदें उसके पूरे बुरे सपने की पहचान को दिखा रही थी। आव्या के सामने इस वक्त एक लड़का खड़ा था जिसका चेहरा बस अंधेरे में डूबा हुआ था। वह वही लड़का था जो आज आव्या ने देखा था। उसने इस वक्त आव्या को कमर से पकड़ा हुआ था। आव्या उसके बहुत करीब थी, लेकिन फिर से उसे उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। आव्या उसे एकटक देख रही थी। तभी वह लड़का गन निकालकर आव्या के पीछे शूट करता है। गन की आवाज़ सुनकर आव्या अपने सपनों की दुनिया से बाहर आती है। आव्या बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वह एक गिलास उठाकर पानी पीती है और अपने पसीने को पोंछकर शांति से बैठती है। फिर धीरे से कहती है, कौन हो तुम? कौन हो? 8 किंग मेंटल हॉस्पिटल। आव्या आज फिर एक बार आदित्य से मिलने मेंटल हॉस्पिटल आ पहुंची। आव्या आदित्य से मिलने के लिए डॉक्टर मदन से बात कर रही थी, लेकिन आदित्य के उस बार भी की हरकत को देखकर वे आव्या को आदित्य से मिलने के लिए साफ साफ मना करते हैं। डॉक्टर मदन आव्या से, देखिए मिस आव्या, आप भी एक डॉक्टर हैं, आपको हमारी बात समझनी चाहिए कि मिस्टर सिंघानिया आप किसी से मिलने की हालत में नहीं हैं। आप पहले दिन ये देख चुकी हैं। आव्या अपनी बात पर डटी कहती है, आई नो डॉक्टर, बट प्लीज़ अपने डैडा से एक बार बात करना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस, आज डैडा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे।
डॉक्टर मदन कुछ बोलते तभी बाहर से आवाज़ आती है, डॉक्टर, पेशेंट फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। डॉक्टर मदन यह सुनते ही जल्दी से दौड़ते हुए बाहर की ओर जाते हैं। आव्या भी उनके पीछे जाती है। डॉक्टर मदन और आव्या अंदर जाकर देखते हैं तो आदित्य ने इस वक्त वार्ड बॉय को पीछे से गर्दन के बहुत जोरों से लपेटा था। आदित्य को छुड़ाने के लिए दूसरा वार्ड बॉय आदित्य को डंडे से मार रहा था। जैसी आव्या यह देखती है, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह जल्दी से आगे बढ़कर उस वार्ड बॉय को जोर से धक्का देती है और जोर से चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे डैडा को छूने की। डॉक्टर मदन तो एकदम से हैरान हो जाते हैं। आव्या सबको गुस्से से घूरने लगती है। सब आव्या से दूर हो जाते हैं। आव्या अब अदिति के पास जाती है और उसके कंधे में हाथ रखकर कहती है, प्लीज़ डैडा, छोड़ दीजिए उसे। आदित्य ने अब तक उसके गर्दन को अपने दोनों हाथों में दबा रखा था। आदित्य धीरे धीरे बुदबुदाता है, वाइफी को इसने छूने की कोशिश की, इसे मैं मार दूंगा, वाइफी सिर्फ मेरी है। यह सुनकर आव्या नर्स को देखती है। नर्स डर से सर झुकाए कहती है, वो मैम, इसने इस पुतले को छूना चाहता। ये इतना बोलते ही वह रुक जाती हैं। आव्या सर घुमाकर साइड में खड़ी पुतले को देखती है जिसे खुद आदित्य ने बनाया था। आव्या को अच्छी तरह से याद है, जब वह 5 साल की थी तब आदित्य ने काव्या का ही पुतला मिट्टी से बनाई थी। आदित्य ने जब काव्या को यह दिखाया था तब वो काव्या ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। पता नहीं काव्या ने उस दिन कितनी ही तारीफ की थी आदित्य की। ये सब बातें याद करते हुए आव्या के कान में फिर से उस वार्ड बॉय की आवाज़ सुनाई देती है जो आदित्य के चुंगल में फंसा हुआ था। इसके लिए माफ़ी मांग रहा था। आव्या कुछ पल उसे देखने अपनी आंखें बंद करके आदित्य के कंधे पर पकड़ कस लेती है और थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है, प्लीज़ डैडा, आपको मम्मा की कसम, छोड़ दीजिए इसे। यह कहते हुए ही आव्या के गालों पर आंसू लड़क जाते हैं। वह यह करना नहीं चाहती थी, लेकिन आदित्य को काव्या के सिवाय कोई नहीं रोक सकता था। ये बात उसे अच्छे से पता था, इसलिए ना चाहते भी आव्या ने उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर कह दिया। काव्या के कसम के बाद जैसी आई, आदित्य ने तुरंत उस वार्ड बॉय को छोड़ दिया। छूटते हुए वार्ड बॉय वहाँ से भाग जाता है और आव्या उन सबको घूरती है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। आव्या अब सब कोई से ध्यान हटाकर आदित्य को देखती है। उसके शरीर के कपड़े फटे फटे थे। उन फटे जगहों में उसके चोटों का निशान साफ दिख रहा था। आव्या उन चोटों को देखते हुए छूने लगती है। वहीं आदित्य की नज़र भी आव्या पर टिक जाती है। आव्या की पलकें, उसके होठ, नाक बिल्कुल काव्या की तरह थी जिसे आदित्य कभी नहीं भूल सकता था। आव्या थोड़ा थोड़ा काव्या जैसी ही दिखती थी। आव्या उन चोटों को छूते ही अपने शरीर में उस दर्द को अनुभव करने लगती है। कुछ पल तो आव्या ऐसी ही आदित्य को देखती रहती है, फिर झट से उसके गले लग जाती है। आदित्य आव्या के ये करने पर कोई रिएक्ट नहीं करता। आव्या आदित्य को गले लगाए आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद सौरभ और डॉक्टर मदन वहाँ पर उपस्थित थे। आदित्य चुपचाप सा आव्या के सीने से लगे हुए उसके उंगलियों को टच कर रहा था या यूं कहीं खेल रहा था। वहीं आव्या आदित्य के लंबे बालों पर हाथ फेर रही थी। आव्या आदित्य के चेहरे को देखते हुए कहती है, ये कोई तरीका होता है पेशेंट की ट्रीट करने का? कैसी हालत बना दी आप लोगों ने मेरे डैडा की। डॉक्टर मदन शर्मिंदा से सिर झुकाए बोलते हैं, आई एम सॉरी, आइंदा से हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आव्या तुरंत जवाब देती है, शिकायत का मौका तो तब देंगे ना जब डैडा यहाँ रहेंगे। आप 1 मिनट भी मैं डैडा को यहाँ रहने नहीं दूंगी। चाचू, डैडा को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मैंने भले साइकेट्रिस्ट की डिग्री नहीं ली, पर फिर भी मैं एक डॉक्टर हूँ। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं ही अपने डैडा का इलाज करूँगी। बोलते ही आव्या कड़वड़ाहट से डॉक्टर मदन को देखती है। सौरभ भी गुस्से से डॉक्टर मदन को देखता है और बाहर चलने के लिए कहता है। सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद सौरभ अंदर आता है और आदित्य के बंधे हुए बेड़ियों को खोलता है। आव्या आदित्य के साथ में बैठ लेकर उठती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगती है। सभी की नज़र इस वक्त आव्या और आदित्य पर थी। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद सौरभ
अंदर आता है और आदित्य के बंधे हुए बेड़ियों को खोलता है। आव्या आदित्य के साथ में लेकर उठती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगती है। सभी की नज़र इस वक्त आव्या और आदित्य पर थी। आदित्य का चेहरा तो कोई देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। कार में आदित्य को बैठकर आव्या भी बैठ जाती है। आदित्य कार में बैठते ही बेचैनी से इधर उधर देखने लगता है। आदित्य को ऐसे देखकर आव्या उसे फिर एक बार अपने सीने में लगा लेती है। आदित्य अब बिल्कुल शांत हो जाता है। कार अब अपनी मंजिल पर चलने लगी। वो बार बार अपने डैड को देख रही थी। इधर पटना में एयरपोर्ट पे एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है। उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। बुजुर्ग होने के बावजूद उसका ऑरा ऐसा था कि वह बुजुर्ग तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है। ब्लैक कलर की शर्ट के ऊपर ब्लैक लॉन्ग जैकेट और सिर पर एक हैट, आंखों में शेड्स। उसके हाथ में एक औरत और दूसरी हाथ में एक आदमी चल रहे हैं। वे सब एक जगह जाकर ठहर जाते हैं क्योंकि इस वक्त उसके सामने मीडिया खड़ी थी। तीनों को देखकर मीडिया आगे बढ़ने को होती है। तभी बॉडीगार्ड सामने आकर दूर से क्वेश्चन करने को बोलते हैं। मीडिया उनके हाथ में गन देके थोड़ा दूर होकर सवाल करते हैं। किंग, हमने सुना है नए किंग के चुनाव में 2 लोग खड़े हैं जिनमें एक तो डी और दूसरा टाइगर है, तो आपके एक्सपीरियंस से दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है? किंग ऐसे सवाल सुनकर थोड़ा मुस्कुराता और जवाब देता है, डी और टाइगर के मुकाबले की बात की जाए तो दोनों ही समान में हैं। कोई भी किसी से कम नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से बोलूं तो दोनों ही बेस्ट हैं। किसी में कोई कमज़ोरी नहीं है। किंग जवाब देते ही मीडिया की तरफ से दूसरा सवाल आ पहुँचता है। अगर ऐसा है तो आप नए किंग में किसको चुनाव पसंद करेंगे? क्योंकि 2 लोग तो किंग नहीं बन सकते। किंग हाँ में सर हिलाकर कहता है, हाँ ये बात तो सही है। दोनों एक से बढ़कर एक है, पर दोनों में से किसी एक को चुनना है जो नामुमकिन है, इसलिए चुनाव में नहीं करूँगा। इस उनके इतना बोलते ही सारे मीडिया में आपस में बात होने लगती है कि तभी किंग बोलता है, नए किंग का चुनाव वो दोनों खुद करेंगे। किसे किंग की जगह पर बैठना है वो दोनों ही तय करेंगे। अब मीडिया में एक सवाल उठने लगता है, कैसे? लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए किंग रेडी नहीं था। किंग अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। सारे बॉडीगार्ड्स आगे आकर मीडिया को वहीं से दूर कर देते हैं। कुछ पल में वह जगह एकदम खाली हो जाती है। किंग अपने सामने खड़ी औरत को कहता है, दिव्या बुलाओ उसे। दिव्या किंग की बात सुनकर तुरंत पीछे मुड़ती है। सहस्त्रा, आवाज़ देने के कुछ देर बाद एक लड़की कार से अपना एक पैर बाहर निकालती है जिससे उसने हील्स पहनी थी। सहस्त्रा कार से बाहर निकलती है जिससे उसके गोरे गोरे हाथ, एक हाथ पर डायमंड का ब्रासलेट और दूसरे हाथ में एक वॉच, खुले बाल जो उसके कमर तक आ रही थी, सिर पर एक हैट और आंखों में शेड्स। उसने एक येलो कलर के लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी और ब्लैक कलर की नेट क्रॉप टॉप जिसमें उसका हल्का पेट दिख रहा था। उसके होठ रसगुल्ले की तरह एकदम सॉफ्ट और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह रंग और मॉडल से भी कुछ कहीं गुना खूबसूरत लग रही थी। सहस्त्रा जाकर दिया के पास खड़ी हो जाती है। किंग उसे देखते ही कहते हैं, किंग की नातिन हो पर फिर भी तुम्हें मीडिया से दूर रहना है। सहस्त्रा मुस्कुराते हुए कहती है, नाना जी किंग है ही नहीं, और वैसे भी इस मीडिया के सवाल सुनने से तो अच्छा है मैं गाना सुन लूँ, कम से कम दिमाग तो खराब नहीं होगा। किंग के साथ दिया और उनके पास खड़े आदमी जो दिया का हस्बैंड हिमांशु है, दोनों ही हंसने लगते हैं। अब कार में सहस्त्रा किंग के साथ बैठती है और हिमांशु और दिया दूसरी कार में बैठते हैं। इधर ध्रुवंश, अभियान और दर्श टीवी न्यूज़ को देख रहे थे। सॉरी। ध्रुवंश सोचते हुए कहता है, हम दोनों कुछ चुनाव करेंगे, मतलब क्या है इस बुड्ढे का? बुढ़ा सुन दर्श ध्रुवन को घूरने लगता है। बुढ़ा जैसे उसने बोला तो दर्श ध्रुवंश को घूरने लगता है। ध्रुवंश दर्श को घूरता पाकर चिढ़ते हुए कहता है, अब क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बुढ़ा है तो बुढ़ा ही ना बोलूँगा, और वैसे भी इसी ने मेरे डैड को मारा है, ऐसे मारा कि आज तक उनकी बॉडी तक नहीं मिली। यह सुनकर अभियान धीरे से बोलता है, बॉडी बोलते हैं?
उनकी बाडी तक नहीं मिली। बाडी बोलते हैं हुए वह कुछ सोचने लगा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़का अंदर आता है। दर्श और ध्रुवांश एकदम उसको देखते हैं। ध्रुवांश उसे देखते ही बोलता, आ गए महाशय, कहाँ थे इतने दिनों से? कॉल करते करते थक गया, पर मजाल है कि एक कॉल रिसीव करे। ध्रुवांश के यह बोलते पर सामने वाला कुछ नहीं बोलता, बस अव्यन को देखता रहता है। उसका कोई जवाब न पाकर ध्रुवांश चिल्ला से बोलता है, रोनी, अब बताओगे कहाँ थे इतने दिन? रोनी कुछ बोलता तभी अव्यान बोलता है, मैंने भेजा था इसे। अव्यान के यह बोलते ही सबकी नज़र अव्यान पर चली जाती है। अव्यान कुछ सोचते हुए पेपर वेट को घुमाने लगता है। ध्रुवांश थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछता है, लेकिन क्यों और कहाँ? इस बार अव्यान कुछ जवाब नहीं देता। वह कुछ सोचते हुए टीवी की स्क्रीन को देखता है और फिर थोड़ी देर बाद उठकर बोलता है, रुद्रांश कहाँ है? रुद्रांश का नाम सुनकर तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इन 18 सालों में रुद्रांश की आज तक कोई खबर सामने नहीं आई थी। वह कहाँ है, क्या कर रहा है? पूरी दुनिया के सामने तो वह मर चुका है। उसने अब तक अपने जिंदा होने की खबर नहीं दी थी, लेकिन अब तो उसका नामो निशान ही गायब हो चुका था। अव्या ने क्या किसी के आज तक यह सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज अव्या ने अचानक यह सवाल उठाया जिससे सभी हैरान थे। ध्रुवांश टीवी की स्क्रीन को देखते हुए बोला, मुझे तो लगा था वो कमीना किंग के साथ होगा और जब नए किंग का चुनाव होगा तब अपने बेटे की जगह देने के लिए कुछ भी करेगा। अगर वे किंग के साथ नहीं है तो इसका मतलब कहीं कोने में छुपकर कुछ प्लानिंग कर रहा होगा या फिर इस दुनिया से टपक गया होगा। ध्रुवांश की बात सुनकर रोनी भी सहमति जताते हुए कहता है, हाँ हो सकता है कि वह मर गया हो। अव्यान दोनों की बात सुनता है और बिना कुछ बोले ही सोचते हुए बाहर निकल जाता है। ध्रुवांश अव्यान को चाहते हुए देखता है और फिर उससे नजर हटाकर दर्श को देखते हुए कहता है, अंकल आपको क्या लगता है? दर्श भी कुछ सोचते हुए कहता है, डेथ हो भी सकता है और नहीं भी, पर मेरे हिसाब से वह नहीं मरा होगा, क्योंकि उस बार भी वह छुपकर वार कर रहा था। इंसान गायब था, पर उसने ध्रुव को कई बार मारने की कोशिश की, जिसका ध्रुव को पता तक नहीं था। और एक बात थी, उसकी ज़िंदगी में एक लड़की थी जिसे पाने के लिए वह पागल हो रहा था। क्या नाम था उसका? सोचते हुए दर्श अपने सिर पर टैप करता, फिर एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, क्या नाम था यार उसका? दर्श सोचते जा रहा था। इधर ध्रुवांश और रोनी उसके बोलने का वेट कर रहे थे। दर्श हार मानकर बढ़ते हुए कहता, हाँ याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था उसका। जो भी था, लेकिन रुद्रांश उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। उसी लड़की से उसका बेटा हुआ और वह फिर एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी। और पर रुद्रांश भी की चुंगल से भागने की कोशिश करते हुए उसने अपने बच्चे को खो दिया था, पर वह रुद्रांश के चुंगल से भाग गई थी। बोलते हुए दर्श रुक जाता है और ध्रुवांश और रोनी बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। किंग्स जेल। अगली सुबह गार्डन में एक नई आदित्य के बाल काट रहा था। वहीं आव्या आदित्य के नेल्स काट रही थी। वहीं आदित्य इन सब चीज़ों से परेशान होकर बार बार हिल रहा था। आव्या उसे हिलकर देखकर बोलती है, डैडा डोंट मूव। बोलते हुए आव्या का पूरा ध्यान आदित्य के नेल्स को काट करने में था। आदित्य अब आव्या को देखता है। आव्या के चेहरे पर आदित्य को काव्या का चेहरा दिखता है और काव्या के साथ वे पल याद आने लगते हैं। पास्ट सीन फ्लैशबैक। काव्या सोफे पर बैठी हुई अपने नेल्स को देखती हुई कहती है, ये आपने क्या कर दिया? मैंने कितनी मुश्किलों से अपने नेल्स बढ़ाए थे और आपने उसे कट कर दिया। अब मैं नेल पॉलिश कहाँ लगाऊंगी? बोलते हुए काव्या बच्चों जैसा मुंह बना लेती है। आदित्य नेल कटर टैप पर टेबल पर रख कर कहता है, तुम्हें पता है इतने लंबे लंबे नेल्स रखने से सारी गंदगी इसमें चली जाती है और फिर बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना बोलते आदित्य काव्या को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और काव्या आदित्य को हैरानी से देखती है। काव्या आदित्य को हैरानी से देखती है और फिर आदित्य उसकी नाक पकड़कर खींचकर कहता है, अरे मुझे नहीं पसंद कि मेरी वाइफ बीमार हो।
देखना कितने बड़े बड़े नेल्स हैं, इसमें गंदगी ही भरेगी ना और फिर तुम बीमार पड़ोगी। इस पर काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देखती है। बाल और नेल्स कट जाने के बाद काव्या सौरभ से कहकर आदित्य को नहला देती है, अच्छे से कपड़े भी पहना देती है। अब आदित्य का रूप बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था। भले उम्र हो गई थी पर आदित्य पहले जैसे ही दिखता था। उसे बूढ़ा तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता था। काव्या आदित्य को अपने हाथों से खाना खिलाती है और आदित्य भी चुपचाप खा लेता है। सौरभ तो बस काव्या को आदित्य का ख्याल रखते हुए देख रही थी। आखिर में काव्या आदित्य को दवाई खिलाती है और सौरभ को देखते हुए कहती है, चाचू, मम्मा के सारे सामान आपने कमरे में रखवा दिए ना? सौरभ सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, हॉस्पिटल से आए सामान और कुछ वीडियो जो मेरे पास थी, सब कुछ मैंने कमरे में रखवा दिए हैं। सौरभ की बात सुनकर काव्या आदित्य को कमरे में ले जाती है। वह कमरा काव्या को फोटोज और वीडियो से भरा हुआ था। आदित्य काव्या के हाथों से छूटकर सीधे जाकर काव्या की मूर्ति को गले लगा लेता है। सौरभ आदित्य को देखते हुए काव्या से कहता है, प्रिंसेस, आदि ने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो क्या हम दरवाजे को लॉक कर दें? काव्या आदित्य को देखते हुए नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं चाचू, दरवाजा ऐसे ही खुला रहने दो। मैं हूं ना सब कुछ संभालने के लिए। बस किसी को भी डैड के कमरे के आसपास मत आने दीजिएगा और लंच के वक्त मैं आ जाऊंगी। नहीं आई तो आप खिला देना। सौरभ कभी आदित्य को देखता है तो कभी काव्या को। काव्या हल्का सा दरवाजा लगाकर कहती है, फिलहाल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ भी होगा आप मुझे कॉल कर देना। सौरभ हाँ में जवाब देता है और काव्या अपना बैग लेकर निकल जाती है। पटना। इधर पटना में किंग इस वक्त एक बड़े से विला में थे और एक कमरे के नीचे एक सीक्रेट कमरा था। सीढ़ियों से होते हुए किंग नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरकर वह एक जेलों से भरे कमरे में पहुंचते हैं। सारे जेल खाने में उपस्थित लोगों की बुरी तरह से हालत की गई थी। वे लोग कुछ किंग के दुश्मन थे तो कोई उनके बच्चों के दुश्मन। किंग एक जेल का सेल खोलता है और अंदर जाता है। उस सेल में एक आदमी को हाथ बांधकर खड़ा रखा हुआ था। वह इस वक्त शर्टलेस था और उसके शर्टलेस बॉडी में बहुत सारे चोटों के निशान थे, चाबुक से मारी गई चोट और किसी गर्म चीज से जली हुई चोट। किंग उसे देख ही रहा था कि तभी सामने खड़ा आदमी अपने बालों से छिपा हुआ बोलता है। उसे देख ही रहा था कि सामने खड़ा हुआ आदमी बालों में छिपा हुआ बोलता है, कब तक ऐसे मुझे जख्म देते रहोगे? अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। मुझे इन चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग अपने डार्क फेस को लिए सामने वाले को देखकर बोलता है, मेरी बेटी और मेरे बेटे को तूने मारा है, इतनी आसानी से तो मैं मार दूं तो मेरा दर्द कभी नहीं मिटेगा। किंग ये बोलते ही सामने वाला हंसने लगता है। वह हंसते हुए कहता है, साला, तुम बाप बेटे बिल्कुल एक समान हो। पहले बेटा आया अपनी बहन का बदला लेने और अब बाप आया अपने बेटे और बेटी का बदला लेने। तुम्हें किस गधे ने किंग बनाया है? किंग उसकी बात सुनकर गुस्से भर जाता है और अपने आसपास देखते हुए एक रॉड उठाता है और सीधे उस आदमी के पैर में घुसा देता है। उसके पैर के तलवे से खून निकलने बाहर आने लगता है और फिर वह हंसते ही जा रहा था। वह अपने बालों को झटकता है जिससे उसका हल्का चेहरा दिखता है। यह आदमी कोई और नहीं, ध्रुव था। सो सैड। ध्रुव किंग को देखते हुए कहता है, अभी अभी बताया कि मुझे इसकी आदत पड़ गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो मेरे पैर में रॉड घुसाकर या सीने में। किंग पीछे होकर कुछ गार्ड को अंदर बुलाता है और कुछ इशारा करता है। इशारा पाते ही 3 गार्ड चाबुक उठाकर ध्रुव को बुरी तरह से मारने लगते हैं। ध्रुव बिना दर्द के चुपचाप खड़ा था, जैसे वह इस मार को एंजॉय कर रहा था। चमड़े उखड़ने को हुए थे पर ध्रुव के मुंह से एक चीख तक निकली। करीब 1 घंटे बाद बीत जाते हैं और चाबुक की मार खाते खाते ध्रुव की बेहोश हो जाता है। किंग आगे बढ़कर इसके जबड़े को पकड़कर बोलता है, ये चोट दर्द दे रही है ना, तो सुनो, तेरा पूरा परिवार मर चुका है जिसे मैंने तुझे कभी नहीं बताया। तेरी बीवी, तेरे बच्चे सब उस सिंघानिया विला में जलकर राख हो गए।
यह सुनते ही ध्रुव आंखें खोलकर किंग को देखता है कि किंग उसकी नज़रों को समझकर बोलता है, क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा ना? रुक, मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते हुए अपने फ़ोन निकालकर न्यूज़ दिखाता है। न्यूज़ पर दिखाई जाने वाली सीन और बोले हुए शब्द सुनकर ध्रुव लड़खड़ा सा जाता है। अब उसके फ़ोन में बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, ध्रुव, हम जब जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो भी साथ मरेंगे। जब मेरी सांसें जाए तो मैं बस तुम्हारे सीने में से लूँगी, सर रख लूँगी। यह सुनाई देते ही ध्रुव के चेहरे पर दर्द की लकीर दौड़ जाती है। वह एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे क्यों जिंदा रखा है? मारो मुझे, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। किंग ध्रुव को चीख सुनकर हंसते हुए कहता है, चीख, और जोर से चीख, यही तो मैं देखना चाहता था। तुम मौत के लिए भीख मांगे, लेकिन मैं तुम्हें मौत भी नहीं दूंगा। इतना बोलते ही वह सेल से निकल जाता है। सारे गार्ड भी निकल जाते हैं। वहीं ध्रुव चीखता रहता है, मारो मुझे। अव्यान का ऑफिस। नील कुछ कागजों को अव्यान के सिग्नेचर करके केबिन से निकल ही रहा था कि तभी वह रोनी से टकरा जाता है। नील और रोनी एक साथ उन कागजों को संभालते हैं। नील सर उठाकर रोनी को देखता है। उसे देखते ही नील मन ही मन बोलता है, आ गया दूसरा फीलिंगलेस पर्सन, पर यह सही है कि मैंने इसकी आवाज़ तो सुनी है। बोलते ही वह उठकर खड़ा होता है। रोनी अपना हाथ कागज़ों से हटाकर नील को बिना देखे कैबिन के अंदर चला जाता है। नील एक नज़र कैबिन पर देखता है, फिर चला जाता है। रोनी अंदर जाकर कैबिन लॉक करता है और फिर अव्यान की ओर मुड़कर कहता है, जैसे आपने सोचा था वैसे एकदम सही निकला। दुनिया के सामने जो दिखा वो बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाया। अव्यान बिना भाव के रोनी को देखता है। अव्यान की आंखों में छिपे सवाल को पढ़कर रोनी ने सिर हिला देता है। वह देखकर अव्यान उसकी नज़रें हटा जाने का इशारा करता है। रोनी इशारा पाते ही वहाँ से चला जाता है। वहीं अव्यान इस वक्त अपने लैपटॉप पर दुनिया के सारे मेंटल हॉस्पिटल की लिस्ट देख रहा था। रोनी बाहर जाकर एक तरफ बढ़ जाता है जहाँ एक लड़की अपने कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए काम करने में बिजी थी। रोनी उसके पास डेस्क पर बैठकर उसके सीरियस भरे चेहरे को देखते हुए पूछता है, कैसी हो? रोनी के ऐसे सवाल पर वह लड़की कुछ जवाब नहीं देती, बस अपने काम में बिजी रहती है। रोनी उसकी चेयर पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रोनी का बस इतना बोलना ही था कि लड़की जल्दी से उठकर चिल्लाते हुए कहती है, बिना बताए इतने दिन गायब हो गए, तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? और अब बोलते हुए वह रुककर आसपास देखती है। ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग दोनों को ही देख रहे थे। यह देखकर वह लड़की अनकंफर्टेबल होकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। रोनी एक बार बुलाता है, वीणा। वीणा बुलाकर भी वह उसके पीछे चला जाता है। वीणा भागते हुए जा रही थी कि तभी रोनी उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे दीवार से सटा देता है और अपने दोनों हाथ दीवार पर उसके इर्द गिर्द रखकर देखने लगता है। वीणा भी सिर उठाकर रोनी को देखने लगती है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए ही कहती है, पता है कितने सारे कॉल्स किए मैंने तुम्हें, पर तुमने एक बार भी रिसीव नहीं किया। मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। इतना बोलते ही वीणा सिर झुका लेती है और उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वह किसी भी हालत में रोनी को नहीं दिखाना चाहती थी। रोनी वीणा के चिन को पकड़कर ऊपर करता है और अपनी आंखों में देखते हुए कहता, आई एम सॉरी, बहुत इम्पोर्टेंट और सीक्रेट काम था, इसलिए मुझे तुम्हें बिना बताए जाना पड़ा। वीणा बस रोनी के आंखों में देखती रहती है। तभी रोनी को सोचते हुए कहता है, लेकिन तुम मेरी वजह से क्यों डिस्टर्ब हो? हम दोनों तो दोस्त हैं ना? वीणा जल्दी से रोनी को धक्का देकर बोलती है, हाँ दोस्त है, लेकिन जब दोस्त मुझे परेशान करने वाला नहीं रहेगा तो डिस्टर्ब तो होंगी ना मैं। रोनी वीणा की बात सुन सिर हिला देता है कि फिर कहता है, अंकल आंटी कैसे हैं? वीणा बोलती है, हाँ दोनों बिल्कुल ठीक है। फिर इधर उधर देखते हुए, ठीक है मैं अब चलती हूँ, मैनेजर ने देख लिया तो सीधे काम से निकाल देगा। रोनी हाँ में सिर हिलाता है तो वीणा जाने लगती है। रोनी उसे जाते हुए देखता है और फिर खुद ही मुड़कर जाने लगता है। वीणा मुड़कर रोनी को देखती है और कुछ पल
उसके पीठ को देखने के बाद वह मुड़कर चली जाती है। गोवा। आव्या पूरे पेशेंट्स को देखने के बाद अपना बैग लेकर केबिन से निकल जाती है। वह जैसे ही आगे बढ़ने को होती है तभी विवान आकर परेशान भरी आवाज़ में कहता है, आव्या यार, मुझे तुझसे एक हेल्प चाहिए। मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरे पेशेंट्स को देख सकती हो? आव्या टाइम देखते हुए कहती है, लेकिन विवान बीच में ही उसकी बात काट कर कहता है, प्लीज़ यार देख लेना, बस एक पेशेंट है। आव्या विवान के चेहरे को देखती है और फिर कुछ सोचते हुए मायूसी से हाँ में सिर हिला देती है। मायूसी इस बात की क्योंकि आव्या को आदित्य की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी और उसे जल्द से जल्द बस उसके पास जाना था। विवान आव्या को बाय बोलकर चला जाता है। आव्या भी विवान के कैबिन की ओर बढ़ जाती है। कैबिन के अंदर जाकर देखती है तो एक लड़का बेड पर बैठकर सिगरेट के कश पे कश ले रहा था और उसके सीने से खून बह जा रहा था। उसके आसपास 5-6 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। आव्या अपना बैग जैसे ही रखती है, एक बॉडीगार्ड उसे देखकर शक्ति से कहता है, ओ हेलो मैडम, हमारे बॉस को लड़की नहीं पसंद, इसलिए आप किसी मेल डॉक्टर को बुलाइए। आव्या उस बॉडीगार्ड की कड़वी बातों को सुनकर थोड़े गुस्से से जवाब देती है, देखिए मेल डॉक्टर तो है नहीं, अगर इलाज कराना है तो कराओ, वरना दरवाज़ा उधर है, यहाँ से जा सकते हो। आव्या का जवाब सुनकर बेड पर बैठा लड़का सर उठाकर उसे देखने लगता है। आव्या को देखते ही उसकी नज़र आव्या के खूबसूरत चेहरे पर ठहर जाती है। वह बॉडीगार्ड अपना हाथ बढ़ाकर आव्या को छूने ही वाला होता है कि उसे अपने ऊपर किसी की तपती नज़र महसूस होती है। वह सिर घुमाकर देखता है। उस लड़के की सर्द नज़रों को अपने ऊपर देखकर वह बॉडीगार्ड अपना हाथ पीछे कर लेता है। सो इसके साथ ही बताइएगा कैसी लगी नई सीरीज़। मुझे तो अच्छी लग रही है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।